तो आज हम जो है दोबारा से MCQ सॉल्व करेंगे। इसमें आज कुछ MCQs ऐसे हैं जो हार्ड हैं, जिनको आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो कि जिस टाइप के आपके जो है ऑलरेडी पास पेपर्स में आ चुके हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, पास पेपर्स आपको अगर यहाँ पर भी सॉल्व करवा रहे हैं, उसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसे लगता है जिस तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, तो वो भी आप लोग लाजमी करें, ठीक है। पहले हमारे पास विच ऑर्गेनेल इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमारे पास फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, प्रोटीन सिंथेसिस सॉरी, कहाँ पर होती है। तो ये आप मुझे शिवा आंसर देंगी, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है। ये बहुत ईजी है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, हमारे सेल के डिफरेंट ऑर्गेनील्स हैं, उन ऑर्गेनील्स में हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पर होता है। अच्छा, हमारे पास लाइसोसोम का क्या काम होता है, हमारी सेल के अंदर जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होती है इसको डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से बाहर हमारी सेल बॉडी से बाहर निकालता है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम किसका होता है, लाइसोसोम का। गोल्जी अपरेटस क्या करता है, एज अ फैक्ट्री की तरह काम करता है। गोल्जी फैक्ट्री भी हम इसे कहते हैं कि वो क्या करता है, पैकेजिंग का काम कर रहा होता है। तो कोई भी चीज़ आ रही है उसको प्रॉपर असेंबल करके पैकेजिंग कर रहा है, ठीक है। राइबोसोम का क्या काम होता है, राइबोसोम हमारे पास बेसिकली उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है, उसका एक ही काम है क्या, कि वो हर वक्त प्रोटीन की सिंथेसिस करता रहता है, मतलब हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाता रहता है। इसके बाद अगर वैक्यूल की बात करें तो बेसिकली वैक्यूल हमारे पास प्लांट सेल में मौजूद होता है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। आप बोलेंगे प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक में। और वैक्यूल क्या करता है, हमारे पास प्लांट सेल को हार्डनिंग देता है, हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वो कौन करता है, वैक्यूल। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट इज विच मॉलिक्यूल स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। अच्छा, हमें पता है कि हमारे पास जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वो कहाँ पर होती है, हमारे जीन में होती है। जीन से हमारे पास अगर हम थोड़ा बैक पे आए तो क्या होता है, वो क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर जीन होती है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हमारी जीन्स प्रेजेंट होती है। वो डीएनए का स्ट्रक्चर जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड लगे हुए होते हैं और वो प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, वो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास एडेनिन ग्वानिन थायमिन की पूरी एक सीरीज हमारे पास होती है, जो मिलकर डिफरेंट हमारे पास जीन्स की इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने पास संभाल के रखते हैं। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में हमारी जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, मोस्टली हर एक की प्रेजेंट नहीं होती। हाँ, कुछ हमारे पास ऐसे वायरसेस या बैक्टीरिया होते हैं कि उनमें क्या होता है, हमारे पास आरएनए के पास इंफॉर्मेशन मौजूद हो, लेकिन ऐसा मोस्टली नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें डबल हेलिक्स पॉलीमर की, तो हमारे पास डबल हेलिक्स पॉलीमर किसका होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास बहुत सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद हो, हमारी जीन्स मौजूद हो, वो हम कहते हैं डीएनए को, जो कि क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो हम कहते हैं कि डबल हेलिक्स पॉलीमर जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की पॉलीमर की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसके पास हमारे पास उस मॉलिक्यूल के पास क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अच्छा, ये सिंपल एमसीक्यू था, बट इन्होंने क्या किया, डीएनए की जगह आपको डबल हेलिक्स पॉलीमर का नाम बोल दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अपने थोड़ी सी दिमाग लगाना है, थोड़ी सी अपनी सिक्स सेंस भी यूज करनी है, कि आपको पता होना चाहिए कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपने कहाँ पढ़ा था, जो कि एक पॉलीमर स्ट्रक्चर था, जहाँ पे बहुत सारे हमारे पास जीन्स थे, जो हमारे पास एक पॉलीमर चेन थी, तो वो कौन सी है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो कि किसकी होती है, डीएनए की होती है। अच्छा, अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो बेसिकली प्रोटीन हमारी बॉडी में डिफरेंट रोल प्ले कर रहा होता है, उसकी बेसिकली हमारे पास हम प्रोटीन इनटेक भी कर रहे होते हैं, उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से क्या है, रिलेटेड नहीं है, वहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होने का काम नहीं करती। इसी तरह हमारे पास लिपिड का काम अलग है, लिपिड मेटाबॉलिज्म अलग है, तो उसमें हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक कोई भी चीज़ स्टोर हो नहीं सकती, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज what lowers the energy required for a biochemical reaction to proceed। हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है कि जिससे हम अपना बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवा सकें। अच्छा, वैसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स पढ़ते हैं कि एंजाइम क्या करता है, हमारे रिएक्शन को स्पीड अप करता है, लेकिन उन्होंने बोला है कौन सा ऐसा है
जो कि लोअर करता है एनर्जी को। कौन सी एनर्जी को लोअर करता है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एमसीक्यू सॉल्व में भी, कि एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। तो हमने बोला है कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि लोअर्स द एनर्जी, जो कि एनर्जी को लो करती है, जो कि रिक्वायर्ड होती है बायोकेमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। तो हमारे पास बेसिकली कैटलिस्ट आता है। कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो करता है, लो कर देता है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, और क्या करता है? उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास उतनी फास्ट स्पीड से परफॉर्म होता है। ठीक है। सबस्ट्रेट क्या होता है? जो हमारे पास सब्सटेंस आके अटैच होता है एंजाइम से, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। जो फाइनल चीज़ बनती है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। और इनहिबिटर वो होगा जो हमारे पास पूरे प्रोसेस को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज कैटलिस्ट। अब यहाँ पर इन्होंने एंजाइम्स का वर्ड नहीं यूज़ किया, एंजाइम्स के बदले कैटलिस्ट का वर्ड यूज़ किया। तो बेसिकली एंजाइम्स आर कैटलिस्ट। तो बात क्या है? बात सिंपल ही है, बट इन्होंने इस एमसीक्यूज में आपको थोड़ा सा घुमा के दे दिया। ठीक है। इन विच प्रोसेस इज ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट? हमारे पास ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास ग्लूकोज को हम पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं? अगर देखा जाए तो हमने डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़े हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर क्रेब्स साइकिल होता है जिसको हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास सो डिफरेंट लाइक इस तरह के सारे रिएक्शन चलकर आ रहे होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो प्रोसेस होता है ना, उसमें हमारे पास क्या होता है? एक ग्लूकोज मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट से, जो हमारे पास आगे जाके फर्दर दो पायरुवेट बनाता है और साथ हमें कुछ एनर्जी भी मिलती है। फिर वो पायरुवेट आगे जाके फर्दर साइकिल्स करते हैं, जिससे हमारे पास क्या होता है? एटीपी हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं, बनते हैं, और वो हमारी बॉडी क्या करती है? उन एटीपीज को यूज कर रही होती है। अच्छा, अब आपको ये तो पता चल गया कि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं पायरुवेट में। अच्छा, अब इसकी साइट क्या है? हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता कहाँ है? तो हमारे पास सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जो साइटोप्लाज्म लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या होता है? हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चल रहा होता है। तो हमने यहाँ पर इन्होंने बोला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पायरुवेट नहीं बन रहा होता। ठीक है। फर्मेंटेशन की बात करें तो फर्मेंटेशन में भी नहीं बनता। क्रैब साइकिल की बात करें तो क्रैब साइकिल में एटीपी जनरेट होता है। और क्रैब साइकिल में बेसिकली यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि पायरुवेट आगे फर्दर क्रैब साइकिल को क्या करता है? स्टार्ट करता है। मतलब पायरुवेट आता है, उससे ऑक्सैलो एसीटेट आके जो है रिएक्ट करता है, और वो फिर आगे जाके हमारे पास क्रैब साइकिल को शुरू करता है। और फिर उसमें डिफरेंट एसिट्रेट, एस्टोस्ट्रेट, सक्सिनेट, कोए, सक्सिनाइल वगैरह सब चीज़ें एक साइकिल से बना रहा होता है। ठीक है। तो क्रैब साइकिल पायरुवेट जो है क्रैब साइकिल को शुरू करवाता है, लेकिन क्रैब साइकिल का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट नहीं होता। पायरुवेट किसका एंड प्रोडक्ट है? ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है। अच्छा, हमारे पास बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस अगर देखा जाए तो ग्लाइकोलाइसिस का मकसद क्या होता है? अब हमारे पास कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पर हमारे पास लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। हमारे मैच्योर आरबीसीज की बात करें, हमारी बॉडी में लाइक हमारे लेंस जो हैं उनकी अगर आप बात करें, कॉर्निया की बात करें, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है। ये वो टिश्यूज हैं या वो सेल्स हैं जिनके अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है। वैसे तो हम क्या बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें क्या करता है? एटीपी देता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल है। लेकिन अब आरबीसीज हैं, मैच्योर आरबीसीज हैं, उनमें तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं। वो कहाँ से अपनी एनर्जी ले? तो वो अपनी एनर्जी किससे लेता है? ग्लाइकोलाइसिस से लेता है। तो हम ग्लाइकोलाइसिस को क्या बोलते हैं? कि वो एनर्जी ईल्डिंग पाथवे है, कि वहां से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक कंडीशन में होता है, उससे हमें एटीपीज मिलते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारे पास एनर्जी ईल्डिंग पाथवे है, और ये हमारे पास कहाँ पर होता है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो हमारे पास बेसिकली वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। और उसी का अगर आप दूसरा सॉरी ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और उसी ग्लाइकोलाइसिस को अगर आप दूसरा नाम दें तो आप कहते हैं कि वो एक एनर्जी ईल्डिंग पाथवे है, जो कि किधर हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। हमारे पास ऐसा कौन सा फेज होता है जिसमें डीएनए डुप्लीकेशन होती है सेल डिवीजन से पहले?
अगर हमारे पास जो है डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है, मतलब वो दो सिमिलर डीएनए की कॉपीज बना रहे हैं, उसमें डिफरेंट एंजाइम चाहिए होंगे। पहले वो डीएनए की दोनों चेन्स को खोलेगा, वो दोनों चेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, फिर वो जाके अपने साथ अपनी कॉम्प्लीमेंट्री दूसरी चेन लेगी, जिससे वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगी, और इस तरह से पूरा प्रोसेस चलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कौन सा ऐसा फेस है जिसके अंदर डीएनए डुप्लीकेट होगा। लेकिन क्या, सेल डिवीजन से पहले। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिंथेसिस फेज जो होता है उसमें डीएनए क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। डीएनए क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो दो स्ट्रक्चर सेम डुप्लीकेट उसका बन जाता है, और फिर वो आगे जाके फर्दर डिवीजन का काम प्रोसेस करता है, और दो चीजें, दो डीएनए हमें देता है। तो हमारे पास, हमने कहा कि डीएनए में हमारे पास सिंथेसिस फेज होता है, जहाँ पे बनना हो रहा होता है, जिस फेज में बनने का काम हो रहा होता है, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है। कब होता है, सेल डिवीजन से पहले। अब है हमारे पास विच ऑर्गेनिजम्स लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। अगर हम बात करें यूकेरियोट्स की, तो यूकेरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस के पास पूरे हमारे पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि पूरे न्यूक्लियस को बाउंड करके रखती है। ठीक है। अगर हम बात करें सिंपल लाइफ फॉर्म्स विदाउट ऑर्गेनल्स, तो हमारे पास सिंपल लाइफ कभी भी ऑर्गेनल्स ऑर्गेनल्स के बिना बनती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर आप प्रोकैरियोटिक्स पढ़ें, जो कि हमारे पास बिल्कुल सिंपल सेल है, लेकिन उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। उसके अंदर भी क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट जो है एक या दो ऑर्गेनल्स होगा, जो कि हमारे पास क्या करेगा, जैसे राइबोसोम होगा, प्रोटीन का काम कर रहा होगा, तो कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, तो मल्टी सेलुलर यहाँ पे इन्होंने पूछा है कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, मतलब उस मेम्ब्रेन बाउंड के पास न्यूक्लियस ही नहीं है। तो अगर हम सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ की बात करें जिसके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, उसमें नहीं है। सॉरी, मैंने आपको उल्टा ये बात बता दी कि हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स वो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, जिनकी न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो हमारे पास अगर हम बात करें सिंपल लाइफ की, जैसे कि हम बात करें वायरसेस की, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर उसके जो हमारे पास न्यूक्लियस है, खैर वायरस के अंदर न्यूक्लियस नहीं होते हैं, कोई भी सिंपल आप लाइफ ले लें, तो उसके अंदर जो होते हैं ना, ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते। जब ऑर्गेनल्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे, तो न्यूक्लियस को बाउंड होने की नीड नहीं होगी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास क्या होता है, लाइफ नहीं होता, बल्कि मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स ही होते हैं। फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स की बात करें, तो उसके अंदर भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोवाइड करता है रिजिडिटी को, रिजिडिटी मतलब सख्त नहीं, सख्त कोई चीज हम रिजिड कहते हैं, एक सर्टेन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को। तो हमारे पास क्या होता है, सेल के अंदर वैसे तो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, बाकी भी अगर आप ऑर्गेनल्स की बात करें, तो वो भी क्या है, नॉर्मल है, वो भी लिक्विड पाथवे उसके अंदर काफी सारा है, साइटोप्लाज्म में मौजूद है। लेकिन हमारे पास सेल को रिजिडिटी और एक स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करता है, वो कौन करता है, उसकी आउटर कवरिंग प्रोवाइड करती है, जो कि क्या होती है, हार्ड होती है। वो किससे मिलके बनी होती है, आउटर कवरिंग जो प्रोटेक्शन देती है, वो सेल वॉल से मिलके बनी होती है, क्योंकि हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो नॉर्मली हमारे पास क्या काम करती है, कोई भी यूजफुल चीज़ों को अंदर आने देती है और बाहर जाने का काम करती है। बट सेल वॉल क्या होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, वो बहुत क्या होती है, स्ट्रिक्ट होती है, वो बहुत हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेल वो क्या होती है, थोड़ी सी रिजिड होती है, और वो क्या करती है, स्ट्रक्चर देती है। अगला है हमारे पास विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय इंजेशन ऑर्गेनिक मटेरियल। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो कि हमारे पास न्यूट्रिशन लेता है, क्या खाकर लेता है, वो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल खाता है।
तो कौन सा ऐसा है जो ऑर्गेनिक मटेरियल खाता है? हम कहते हैं कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स क्या करते हैं बेसिकली, वो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं, उससे वो क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। तो कंज्यूमर ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। किस तरह ऑब्टेन करता है? ऑर्गेनिक मटेरियल को इंजेस्ट करके, मतलब उसको खाकर। प्रोड्यूसर्स मतलब प्रोड्यूस करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स का काम अलग होता है, फोटोसिंथेसाइजर भी अलग है। What mechanism maintains stable internal condition in an organism? कौन सा ऐसा हमारे पास मैकेनिज्म है जो कि क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल कंडीशन को क्या रख रहा होता है? बेसिकली उसको मेंटेन रख रहा होता है। तो इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारे पास मेटाबॉलिक बर्स्ट। हमारे पास मेटाबॉलिक बर्स्ट अगर हो जाए, मतलब हमारे पास रिएक्शन होते हैं, कैटाबॉलिक होता है या एनाबॉलिक होता है। या तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा होता है या तो हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल बन रहा होता है, राइट। तो इन्होंने हमें बोला है कि यहाँ पर अगर कैटाबॉलिक प्रोसेस हो, ठीक है, कोई चीज़ बने या टूटे, तो अगर वो बर्स्ट हो गया तो क्या होगा? वो तो सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा? इंटरनल कंडीशन मेंटेन स्टेबल नहीं रह पाएगी। हम बोलें कि हम रेगुलेट कर लेते हैं उसके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को, तो यस इट इज़ पॉसिबल कि उसके जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, अगर आप उसे रेगुलेट करें तो फिर हमारे पास क्या हो सकता है? अंदर की इन्वायरमेंट स्टेबल रह सकता है। इन एक्सटर्नल एडेप्टेशन वो कर भी ले तो फ़ायदा नहीं है। इंटरनल की बात हो रही है कि इंटरनली उसको स्टेबल होना है, और फीडबैक इनहिबिशन होगी तो उसका एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं रहेगा। कोई चीज़ इनहिबिट हो रही है और वो यूज़फुल है और इनहिबिट हो जाए, तो हमारे पास सारा का सारा कंडीशन जो है, जो एनवायरनमेंट है इंटरनल, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि फ्लूइड को एक्सक्रीट करता है? फ्लूइडी पार्ट मतलब वाटरी पार्ट को करता है, जो कि इमल्सीफाई किसको कर रहा होता है? फैट को। जो किसको खा रहा होता है? जो किसको इमल्सीफाइज कर रहा होता है? तोड़ रहा होता है फैट को। स्टमक लाइनिंग का काम, फैट के स्टमक लाइनिंग के अंदर मसल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? फैट को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, बट वो क्या करते हैं? हमारे पास इमल्सीफाई नहीं करवाते, उसे तोड़ते नहीं है। पेंक्रियाज का क्या काम होता है? पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज करना। अगर हम बात करें लिवर एसेसरी ऑर्गन की, तो लिवर हमारे पास क्या करता है? बाइल जूसेस प्रोड्यूस करता है, जो आगे जाके फर्दर जो क्या करता है हमारे पास, वो हमारे पास डाइजेशन का, एमल्सिफिकेशन का काम करते हैं, तोड़ते हैं हमारे फैट को। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का मेनली काम होता है। हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ है? लिवर एसेसरी ऑर्गन है जो कि एमल्सिफाई करता है डाइटरी फैट्स को। इन्होंने यहाँ पूछा है कि विच वेसल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। हमारे पास कौन सी ऐसी वेसल है जो कि हमारा ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है? अब वो एक्सक्लूडिंग द पल्मोनरी सर्किट को हटाकर, पल्मोनरी सर्किट के अलावा हमारे पास क्या है? कैपिलरी है, वेन है, साइनस है और आर्टरी है। तो ये बात मैंने पहले ही बताई थी, बस इन्होंने आपको थोड़ा सा ट्रिकी वे में दे दिया ये, कि हमारे पास हार्ट से ब्लड पहले कहाँ जाता है? हार्ट से सबसे पहले हमारा ब्लड जाता है आर्टरी में, ठीक है। आयोर्टा से होता हुआ आर्टरीज में जाएगा। आर्टरीज और के बीच में वो क्या होगा? वहाँ पर आर्टरीज और वेन्स के बीच में कैपिलरीज होगी, वहाँ पर हमारे पास क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा और फिर वहाँ से इधर से उधर हमारा ब्लड मूव कर सकेगा। तो बेसिकली आर्टरीज हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर जा रही होती है बॉडी में। जो लेकर जा रहा होता है तो वो दूर जा रहा होता है अवे, और जो लेकर आ रहा होता है वो कहाँ पर होता है? नजदीक होता है। वेयर डज गैसेस एक्सचेंज अकर इन द लंग? तो आप लोगों को, अच्छा यहाँ पे मैंने पढ़ाया था कि एल्वियोलाई होते हैं, वहाँ पे हमारे पास गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। लेकिन हमारे पास बेसिक चीज़ क्या है? हमारे पास टाइनी छोटे छोटे एयर सैक्स हैं, जिनको आप बैलून या बैग टाइप भी बोल सकते हैं। उनके अंदर हमारे पास गैसियस एक्सचेंजेस हो रही होती है। और अगर हमारे पास ट्राइकिया की, तो ट्राइकिया हमारे पास पैसेज वे प्रोवाइड करता है, ब्रोंकाई हमारे पास लेकर आता है, ज्वाइन करता है, और प्लूरा का भी काम है, वो आउटर लेयर प्रोटेक्शन और इसलिए होता है।
विच ऑर्गन फिल्टर्स ब्लड टू रिमूव नाइट्रोजनियस वेस्ट। तो हमारे पास ब्लड को फिल्टर करने के लिए हमेशा एक ही हमारे पास पाया जाता है ऑर्गन, और उस ऑर्गन को हम बोलते हैं किडनी, जो कि हमारे पास एक फिल्ट्रेशन यूनिट है। Which transmits electrical impulses in the nervous tissue। नर्वस टिश्यू में हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कौन देता है? तो हमारे पास नर्वस टिश्यू के अंदर एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। तो जैसे हमारे पास नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट हुई, उनको सिग्नल मिला, एक्साइटेड सेल ने क्या किया, नर्वस टिश्यू को ट्रांसमिट कर दी वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। नेक्स्ट है हमारे पास फिर सब्सटेंसेस regulates metabolic rate in the body। मेटाबॉलिक रेट को कौन हमारे पास कौन सब्सटेंस रेगुलेट करता है? मेटाबॉलिक रेट इज रेगुलेटेड बाय इंसुलिन। इंसुलिन हमारे पास क्या करती है, ब्लड के शुगर लेवल को लो करती है। एड्रेनालाइन, तो एड्रेनालाइन का काम क्या होता है, फाइट और फ्लाइट मोड में आना। थायराइड हार्मोन हमारे पास ग्रोथ में इफेक्ट करता है, और हमारे पास क्या करता है, मेटाबॉलिक रेट को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। हमारे पास मेटाबॉलिक रेट जो भी हमारी बॉडी में चल रहा होता है, ग्रोथ चल रही होती है किसी भी चीज़ की, वो थायराइड हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट करता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग का काम है इसका। ये बात मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बताई कि हमारी फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कहाँ होती है, वो होती है फेलोपियन ट्यूब में। अब आप बोले भाई फेलोपियन ट्यूब का तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बना हुआ। फेलोपियन ट्यूब क्या है, इट इज़ अ ट्यूब, राइट। वो किस शेप की होगी, ट्यूब्यूल शेप की होगी, ट्यूबल शेप की होगी। हमने कहा सर्विस क्या है, यूट्रस का नेक होता है, यूट्रस को मतलब मेजर पार्ट को हम यूट्रस कह रहे हैं। ओवरीज इसके अंदर क्या हो रही होती है, हैंग हो रही होती है, जहाँ से बेबीज निकल के जहाँ से एग निकल के आ जाता है, और फिर आगे जाके फर्दर हमारे पास एम्ब्रियो बनाता है। तो हमारे पास फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, फेलोपियन ट्यूब में, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूबल स्ट्रक्चर। कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कि इसको ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो हमारे पास बेसिकली अगर हमें किसी के भी कैरेक्टरिस्टिक देखना है कि उसकी आँख, मुंह, नाक, कान, हाथ, पैर कैसे हैं, तो हम उसके क्या देखते हैं, उसकी अपीयरेंस देखते हैं कि वो दिखने में कैसा है, फिजिकली वो कैसा है। अगर हम बात करें जीनोटाइप की, तो ये तो एक रेशो की बात हुई है। डीएनए सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस तो है, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। उसके बाद अगर हम देखें फिजिकल अपीयरेंस की, तो फिजिकल अपीयरेंस का क्या काम होता है हमारे पास, वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को। फिजिकल अपीयरेंस बेसिकली काम करती है। Next is this process copies genetic information to make messenger molecule। messenger molecule बनाने के लिए कौन सा ऐसा है जो क्या करता है, हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है। तो मैंने आपको बताया था डीएनए से जो आरएनए बनता है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री चेन बनकर आती है। डीएनए से आरएनए की जो सिंथेसिस होती है, उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कॉपी हो जाती है, और वो कहाँ चली जाती है, एक मैसेंजर मॉलिक्यूल बना लेती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Which techniques amplify specific DNA sequence in vitro। हमारे पास कौन सी ऐसी टेक्निक है जो एम्पलीफाई करती है, किसको, स्पेसिफिक डीएनए की सीक्वेंस को एम्पलीफाई करती है विट्रो में। क्लोनिंग की अगर हम बात करें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या काम होता है हमारे पास, बेसिकली इसका काम होता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूज मशीन की तरह भी ये काम करता है। जेली टाइप इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि डिफरेंट और उसी टाइप के सेल बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास डीएनए क्या होता है, इन विट्रो तरीके से सीक्वेंस में आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज
सी। सी क्यों है हमारे पास? क्योंकि पॉलीमराज चेन रिएक्शन में हमारे पास डीएनए का एक प्रॉपर स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट हमारे पास विच सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज इन द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स में कौन से सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पास हमेशा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए कौन काम करता है? बी लिम्फोसाइट काम कर रहा होता है। Which membrane surrounds and protect the genetic material in eukaryotic cell? कौन सा ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि सराउंड होता है किससे और प्रोटेक्ट किसको करता है? सराउंड होता है, प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर वी ऑल नो देयर इज न्यूक्लियस, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? न्यूक्लियर एनवेलप कह रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है हमारे पास? हमारी जो भी सेल है उसको क्या कर रहा है? सराउंड कर रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट बाइंड्स टू एन एंजाइम टू प्रिवेंट अ सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। हमारे सबस्ट्रेट के इंटरेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एंजाइम बाइंड होता है? अगर हम कोफैक्टर की बात करें तो हमारे पास, अगर हमें चाहते हैं कि हम सबस्ट्रेट ही अटैच ना हो, ये नहीं कि वो एलोस्ट्रिक वे में हो जाए किसी और साइड पे, हम चाहते हैं कि वो अटैच ही ना हो, तो हम उसके लिए कौन सा बाइंड यूज करते हैं? हम उसके लिए यूज करते हैं कॉम्पिटेटिव एजेंट, जो कि हमारे पास सबस्ट्रेट की जगह पे जाके सारे लग जाते हैं और सबस्ट्रेट की खुद की जगह क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटेटिव एजेंट। एलोस्ट्रिक फैक्टर क्या होता है? जो अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट से अवे होते हैं, अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट को हम एलोस्टेरिक कहते हैं। एक्टिवेटर क्या होता है? जो हमारे पास रिएक्शन को एक्टिवेट करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी है कि वो क्या है? कॉम्पिटेटिव एजेंट है। In which cellular location does the electron transport chain operate? हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कौन से सेल्यूलर रिएक्शन के अंदर हो रहा होता है? तो हमारे पास वो किस में होता है? वो होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में। अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की तो वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन हम यहाँ बात करें ट्रांसपोर्ट चेन ऑपरेट की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, तो किधर होगा? हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर होगा। What ensures that cells do not divide the damaged DNA? सेल डैमेज नॉर्मल डीएनए को दो में डिवाइड क्यों करेगा? अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, सेल साइकिल अरेस्ट हो सकता है, इसलिए यहाँ हमारे पास रेगुलेटरी प्रोटीन्स है, यहाँ हमारे पास चेक पॉइंट मैकेनिज्म है, यहाँ हमारे पास एपोप्टोसिस ट्रिगर है। ये तीनों के तीनों जो है वो ना आपके इधर आएंगे। ये तीनों के तीनों हमारे पास जो चीजें हैं कि सेल्स डू नॉट डिवाइड विद डैमेज डीएनए। सेल डिवाइड नहीं हो रहा जबकि उसका डीएनए क्या है? डैमेज है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है सी के चेक पॉइंट मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि डीएनए डैमेज है लेकिन फिर भी वो दो सेल में डिवाइड नहीं हो रहा। which restore balance after a physiological change। तो कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंज के बाद बैलेंस को रिस्टोर हम कैसे करते हैं? नेगेटिव रेगुलेटरी सिस्टम को बुलाते हैं। नेगेटिव रेगुलेटरी सिस्टम ये करता है, हमारा बेसिक हार्मोन होता है और वो करता है मेंटेन करता है और पूरा फंक्शन परफॉर्म करवाता है। उसके बाद हमारे पास विच एंजाइम ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड इन एन एसिडिक एनवायरनमेंट। हमारे पास बेसिकली कौन सा ऐसा एंजाइम है जो पेप्टाइड बॉन्ड को एसिडिक एनवायरनमेंट में ब्रेक कर सके? अमाइलेज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट को करता है, लिपेज प्रोटीन को करता है, लेकिन वो इसको नहीं करता पेप्टाइड बॉन्ड को। और हमारे पास न्यूक्लियस, हमारे पास न्यूक्लियस में काम करता है, तो हमारे पास क्या होता है? प्रोटोलिटिक एंजाइम जो होता है ना, एंजाइम इन स्टमक, तो स्टमक में हमारे पास प्रोटोलिटिक एंजाइम होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं? ब्रेक करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को। हम मेजर कैसे करते हैं ब्लड के जब ब्लड पंप होता है पर हार्ट बीट, तो हम क्या देखते हैं उसकी? हम कार्डियक प्रेशर सॉरी हम स्ट्रोक आउटपुट देखते हैं कि उसके हार्ट में कितना स्ट्रोक हुआ है, कोई फैटी या कोई भी आप कह लें कि सब्सटेंस क्या होता है हमारे पास हमारे चैम्बर्स में, हार्ट के चैम्बर्स में या हमारी स्किन में चले जाता है और जाकर वो क्या करवाता है? इन्फेक्शन कॉज करवाता है। ठीक है,
इसका आंसर क्या है हमारे पास? स्ट्रोक आउटपुट। Which muscle contracts to increase thoracic volume during breathing? thoracic volume को हमारे पास ब्रीथिंग के दौरान बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हम क्या करते हैं, हमारा डायफ्राम क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो वो नीचे की साइड चला जाता है। जब डायफ्राम हमारे पास लोअर पोजीशन में जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं ताकि उसका thoracic वॉल्यूम क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, जब वो क्या करे, सांस ले। What describes the masking of one gene effect by another gene? एक जीन दूसरी जीन से इफेक्ट होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंस। एक जो होती है वो डोमिनेंट रह जाती है और दूसरी शो ही नहीं होती। By which cells directly kills वायरस इन्फेक्टेड सेल? वायरस इन्फेक्टेड सेल डायरेक्टली कौन से सेल ने किल किए? तो हमारे पास इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? ए, साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट सेल से जिन्होंने क्या किया, डायरेक्टली किल कर दिया जिसको, वायरस इन्फेक्टेड सेल को, वो सेल जो वायरस को इन्फेक्ट करवा रहे थे। तो आज के हमारे इतने ही एमसीक्यूज थे। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम और करेंगे और मैं अगली क्लास में और ज़्यादा लाऊंगी। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।